प्रिय छात्रों, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कोर्स में हम लोगों ने यूनिट 1 जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर आधारित है उसे कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे बढ़ते हुए यूनिट 2 पर आते हैं। यूनिट 2 है रेसिप्रोकल लैटिस। तो एक बार मैं आपको रेसिप्रोकल लैटिस में हमें क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या डिस्कशन हम लोग करेंगे उन टॉपिक्स को बता देती हूँ। यूनिट 2 में रेसिप्रोकल लैटिस में जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह हैं: रेसिप्रोकल लैटिस, ब्रिलियन जोन्स, रेसिप्रोकल लैटिस एंड ब्रिलियन जोन ऑफ सिंपल क्यूबिक एफसीसी एंड बीसीसी स्ट्रक्चर, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल्स, ब्रैग्स लॉ, एटॉमिक एंड ज्योमेट्रिकल फैक्टर, extinction conditions of diffraction for simple cubic BCC and FCC lattice, experimental methods of crystal structure, determination, लावे, सिंगल क्रिस्टल एंड पाउडर मेथड। तो ये सारा सिलेबस है जिसे हमें कवर करना है और आज का जो लेक्चर है यूनिट 2 का पहला लेक्चर है और ये रेसिप्रोकल लैटिस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का पूरा लेक्चर ही रेसिप्रोकल लैटिस पर ही आधारित होगा। अब चूंकि हम लोगों ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा कुछ जान लिया है तो आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने का या क्रिस्टलोग्राफी पढ़ने की जरूरत क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है और रिसर्च में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें जब भी कोई नया मटेरियल बनाया जाता है तो उसका स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन करना होता है। स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन मतलब कि वो किस क्रिस्टल क्लास को बिलोंग करता है, उसमें लैटिस पैरामीटर्स क्या हैं, ABC जो लैटिस पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, ये सारी जानकारी हमें चाहती है और उसके लिए ही स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन किया जाता है जो ज़्यादातर एक्सरे डिफ्रैक्शन से होता है और फिर उसके भी आगे अगर और डीप में जाए तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से होता है। तो रिसर्च में किसी भी फील्ड का रिसर्च हो, लेकिन अगर वह रिसर्च मटेरियल साइंस पे आधारित है, इसका मतलब कि अगर उसमें कोई भी मटेरियल सिंथेसाइज किया जाता है तो हमेशा सबसे पहले मटेरियल का स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन करते हैं। स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन करने के लिए हमें हर केस में मेनली दो तरह से इसका यूज़ किया जाता है। एक पहला यूज़ ये है कि अगर कोई नोन मटेरियल सिंथेसिस किया गया, जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है या सोडियम क्लोराइड एक मटेरियल है जिसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड एफसीसी स्ट्रक्चर होता है और किसी भी लैब में उसे सिंथेसाइज किया गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी सिंथेसिस हुआ है वो सोडियम क्लोराइड है या नहीं है। तो जो नॉन मटेरियल्स हैं जब उनकी सिंथेसिस की जाती है तो वो सही बने हैं या नहीं, इसके लिए भी उनका स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन किया जाता है और इस स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि चूंकि वह मटेरियल नोन है इसलिए उसका क्रिस्टल क्लास भी पता है, उसका ABC पैरामीटर भी पता होता है। तो जो मटेरियल सिंथेसिस किया गया है उस मटेरियल के लिए क्रिस्टल क्लास निकालते हैं और उसका ABC पैरामीटर निकालते हैं और फिर दोनों को मैच करते हैं। मतलब जो मटेरियल सिंथेसिस किया गया है उसका स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स जो नोन पैरामीटर्स हैं उनके साथ मैच किया जाता है और अगर वह मैच सही है तो इसका मतलब कि जो मटेरियल बनाया गया है वो वही मटेरियल है जिसे हम बनाना चाहते थे। तो ये इसका एक पक्ष होता है मटेरियल को चेक करने का। उसके अलावा उसकी और भी प्रॉपर्टीज को चेक किया जाता है। फिर दूसरा जो इसकी इम्पोर्टेंस है इस क्रिस्टलोग्राफी की, वह यह है कि जब कोई नया मटेरियल सिंथेसाइज किया जाता है तो भी हमें पता करना होता है कि वो मटेरियल किस क्रिस्टल क्लास को बिलोंग करता है, उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, उसके लैटिस पैरामीटर्स क्या हैं, क्योंकि और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन पे डिपेंड करती हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। जब हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता होगा तब हमें उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स वगैरह भी पता चल जाते हैं। तो इसलिए दोनों ही केस में, मतलब कि अगर हमने नोन मटेरियल को सिंथेसाइज किया तो वैसे केस में भी, और अगर हमने किसी न्यू मटेरियल को सिंथेसाइज किया तो उस केस में भी हमें सबसे पहले उसको स्ट्रक्चरली डिफाइन करना होता है या उसका स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन करना होता है। तो इसलिए हमें क्रिस्टलोग्राफी की जरूरत पड़ती है। अब
अभी तक हमने यूनिट 1 में जितना भी कुछ पढ़ा था वो डायरेक्ट लैटिस था। डायरेक्ट लैटिस का मतलब कि जो भी हम सामने देखते हैं उसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा 3 डायमेंशन में। मोस्ट ऑफ द टाइम जो 3 डायमेंशन है उसको चूंकि हम लोग कभी भी 2 डायमेंशन में ड्रॉ नहीं कर सकते, उसका एक केवल फिगर या एक लेआउट सा बनाते हैं, तो 3 डायमेंशन को हम 2 डायमेंशन में ट्रांसफर करके नोटबुक में या लैपटॉप पे या मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं। और जो उसका 3rd डायमेंशन होता है उसको हम इमेजिन करके देखते हैं कि वो कैसा दिखेगा, या कोई मॉडल्स देख सकते हैं जिससे हमें 3 डायमेंशन का पता चले। तो अभी तक हमने यूनिट 1 में जितना भी कुछ पढ़ा वो सारा कुछ डायरेक्ट लैटिस था। अब जो आगे हम पढ़ रहे हैं या जो इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं वो रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल वर्ड जो है, इस वर्ड से ही ये पता चलता है कि रेसिप्रोकल का मतलब कि इनवर्स। जैसे अगर हम कहें कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो इट विल बी 1/5, तो ये इनवर्स को बताता है। तो अभी हमने डायरेक्ट लैटिस फैक्टर पढ़ा था, और डायरेक्ट लैटिस फैक्टर को कैसे हम डिनोट करेंगे, जैसे अगर ए बी सी, अगर 3 हमारे डायरेक्शंस हैं लैटिस पैरामीटर के। एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी में, तो ये एक किसी भी क्रिस्टल क्लास के लिए है। आपकी इमेजिनेशन हमेशा क्यूबिक सिस्टम की नहीं होनी चाहिए। अगर हम हमेशा क्यूबिक सिस्टम को इमेजिन करेंगे तो हमारे पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं और वो सरल हो जाता है, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम एक सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जबकि अगर हम ट्राइक्लिनिक सिस्टम देखें तो वह सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए जब भी इमेजिन करें तो हमेशा क्यूबिक सिस्टम को इमेजिन नहीं करना है, एंड मोस्ट ऑफ द केस हमें ट्राइक्लिनिक सिस्टम को इमेजिन करना चाहिए जब तक कि स्पेसिफाई न किया जाए। तो चूंकि डायरेक्ट लैटिस वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, लैटिस पैरामीटर अगर ए बी सी है तो हम ए बी सी के टर्म्स में उसको डिफाइन करते हैं, और इसे हम यू ए प्लस वी बी प्लस डब्ल्यू सी से डिफाइन कर सकते हैं, वे यू वी डब्ल्यू आर इंटीजर्स। तो ये हम लोगों ने लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर में पहले भी देखा था। तो किसी भी डायरेक्ट लैटिस वेक्टर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। अब जब हमें रेसिप्रोकल वेक्टर डिफाइन करना है तो इसका मतलब कि जो भी डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, और रेसिप्रोकल लेंगे तो उसमें एक जब उसे इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो एक मैग्निफिकेशन फैक्टर भी आएगा, और उस मैग्निफिकेशन फैक्टर को यहाँ पे कैपिटल एम से डिनोट किया गया है। अभी इस पिक्चर को हम लोग और बड़ा करके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो रेसिप्रोकल वेक्टर है, अभी पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि ये इसकी क्या जरूरत है, जब डायरेक्ट लैटिस से ही सब कुछ काम चल जा रहा है तो फिर रेसिप्रोकल स्पेस की, रेसिप्रोकल वेक्टर की, रेसिप्रोकल लैटिस की या रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट की क्या जरूरत है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस यूनिट में तब आपको लगेगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस का जानना बहुत अधिक जरूरी है, और वही ज़्यादा यूज होता है इन कंपैरिजन टू द डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। तो इस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हमने ये लिखी है कि इट इज द इनवर्स ऑफ द डायरेक्ट लैटिस, मतलब अगर कोई डायरेक्ट लैटिस है तो उसका 1 रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाती है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेसिप्रोकल वेक्टर के बारे में या रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में, वो ये है कि इट रिड्यूसेस द डायमेंशंस। जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अब आपको ये तो पता ही है कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है देन इट इज द कलेक्शन ऑफ मेनी प्लेन्स, मेनी पैरेलल प्लेन्स, बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स होते हैं इन ईच डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो इस तरह के बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, या ऐसे ऐसे करके बहुत प्लेन हो सकते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा टिल्ट कर दें तो इस तरह से बहुत सारे प्लेन होंगे। तो बहुत सारे प्लेन्स होते हैं जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होते हैं, और उनके जो पैरेलल प्लेन्स हैं, एक प्लेन के पैरेलल ढेर सारे प्लेन्स होते हैं, तो उस सेट ऑफ प्लेन्स को हम कहते हैं सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में ये कोई क्यूबिक सिस्टम का डायग्राम नहीं है, ये एक इन जनरल डायग्राम है जिसमें 3 एक्सिस होंगी, ए बी एंड सी। तो ये 3 एक्सिस है ए बी सी,
और यहाँ पे भले ही आपको बी और सी ऑर्थोगोनल लग रहे हैं, मतलब 90 डिग्री पे, पर आप जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पे हो, ये एक कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल हो सकता है। तो अगर कोई भी दो एक्सिस को लेता हुआ जो प्लेन है, जैसे ये ए एक्सिस है और ये सी एक्सिस है, तो इन दोनों को कंटेन करता हुआ जो प्लेन होगा, ए सी प्लेन जिसे कहें, इस प्लेन के अगर हम नॉर्मल कोई लाइन ड्रॉ करें, या सबसे पहले ये कहें कि इस प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या होगा। अगर ये कोई प्लेन है जो ए और सी एक्सिस को के पैरेलल है, ये प्लेन ए और सी एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये इंटरसेप्ट देता है बी एक्सिस के अलोंग, तो जो पहला प्लेन होगा ओरिजिन के बाद, जो कि यूनिट मतलब कि बी पे कट करेगा, लैटिस पैरामीटर बी, जो पहला लैटिस पॉइंट होगा अलोंग द बी डायरेक्शन, तो वो प्लेन होगा 0 1 0 प्लेन। तो ये जो भी प्लेन्स यहाँ पे बने हुए हैं, इनका मिलर इंडिसेस क्या होगा, इनका मिलर इंडिसेस होगा 0 1 0, क्योंकि ये ए और सी को कंटेन कर रहा है एक्सिस को, और उसके बी डायरेक्शन में इंटरसेप्ट देता है, इसलिए इसका मिरर प्लेन है 0 1 0 रिटन इन दी स्मॉल ब्रैकेट। तो इस जैसे हमें पता ही है कि हम प्लेन्स को HKL रिटन इन द स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो भी प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स कौन से हैं, ये प्लेन्स हैं, अगर हम स्मॉल ब्रैकेट में 0 1 0 लिखें तो ये सारे प्लेन्स 0 1 0 के सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं। तो ऐसे केस में जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं, मतलब इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन है। अगर अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें ओरिजिन से ही, ये मान लीजिए ओरिजिन है, इस ओरिजिन से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें जो कि इस प्लेन मतलब कि AC प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जैसे कि यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। तो ये जो नॉर्मल है, ये एक तरह का इसका रेसिप्रोकल वेक्टर है, इस प्लेन का रेसिप्रोकल वेक्टर है ये, मतलब कि B का रेसिप्रोकल वेक्टर ये B स्टार हो गया, इसको स्टार से शो करते हैं। डायरेक्ट लैटिस वेक्टर को B से शो करेंगे और जो रेसिप्रोकल है उसको B स्टार से शो करते हैं। B स्टार कौन सा वेक्टर है, B स्टार वो वेक्टर है जो 0 1 0 प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो B स्टार वेक्टर है। तो ये एक रेसिप्रोकल वेक्टर है। और अगर अब हम ऐसा करें कि जो भी इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, मतलब ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, और कौन सा पैरेलल प्लेन्स है, 0 1 0 प्लेन्स है। तो 0 1 0 प्लेन्स के बीच में जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, मतलब दो प्लेन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसे हम स्मॉल d 0 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो स्मॉल d 0 1 0 है, इस प्लेन के का रेसिप्रोकल लेते हुए, मतलब 1/d 0 1 0 कर दें, और चूंकि हमने रेसिप्रोकल लिया है और अगर हम उसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो कांस्टेंट यहाँ पे कैपिटल M है। तो इस डायरेक्शन के अलोंग, मतलब ये जो रेसिप्रोकल वेक्टर है, इस डायरेक्शन के अलोंग अगर हम एक पॉइंट रखें M/d 0 1 0 पे, तो वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर ये पॉइंट जैसे यहाँ पे शो किया गया है, R1 पॉइंट शो किया गया है, तो यहाँ पे मान लीजिए R1 पॉइंट है, और OR1 डिस्टेंस कितना होगा, OR1 डिस्टेंस होगा M, या ये होगा इज प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d 0 1 0। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि OR1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/d 0 1 0, और अगर इसे इक्वालिटी में चेंज करें तो एक कांस्टेंट M से मल्टीप्लाई करेंगे, तो OR1 इज इक्वल टू M/d 0 1 0। ये 0 1 0 प्लेन के लिए हुआ। तो इस तरह का अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें यहाँ पे, जिसको OR1 कहेंगे, तो R1 जहाँ पे एंड होगा उस पॉइंट को रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट कहा जाता है। और ये जो डायरेक्शन हुआ, मतलब OR1 का जो डायरेक्शन है, जो नॉर्मल टू AC प्लेन है, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ द प्लेन AC प्लेन। मतलब कि अगर कोई वेक्टर HKL है इन जनरल, कोई प्लेन अगर इन जनरल कोई प्लेन HKL है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा, मतलब जो उसका नॉर्मल होगा, उसको वेक्टर R स्टार HKL से डिनोट करते हैं। और अगर उसका जो लैटिस पॉइंट होगा
उस लैटिस पॉइंट को सिंपली एच के एल से डिनोट करते हैं। मतलब जब हम लैटिस पॉइंट को डिनोट करते हैं तो उसमें कोई वेक्टर नहीं होगा, उसमें कोई ब्रैकेट नहीं होगा, केवल सिंपली एच के एल लिखेंगे। तो मतलब कहने का आशय ये है कि ये जो पैरेलल प्लेन्स हैं, इन प्लेन्स की इंफॉर्मेशन को, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन की इंफॉर्मेशन को हम एक लाइन के अलोंग भी दर्शा सकते हैं, जिसमें OR1, OR2, OR3 इस तरह के जो वेक्टर्स हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं, या R1, R2 जो पॉइंट्स हैं, रेसिप्रोकल पॉइंट्स हैं, वो सेम इंफॉर्मेशन देते हैं जैसा कि ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस देता है। तो इस तरह से जो 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन थी वो 1 डायमेंशन में रिड्यूस हो गई। तो इसका फायदा क्या होगा रेसिप्रोकल वेक्टर का, कि चूंकि डायरेक्ट लैटिस में 3 डायमेंशन होता है और हमें 3 डायमेंशन को इमेजिन करना थोड़ा कठिन होता है, हम हमेशा 2 डायमेंशन में ही उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल स्पेस क्या करता है, वो ऑलरेडी जो 2 डायमेंशन की इंफॉर्मेशन है उसको 1 डायमेंशन में रिड्यूस करता है। तो ये इमेजिन करना, ये विजुलाइज करना इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट लैटिस वो ईजी होता है। तो अभी पहले स्टेप पे भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि रेसिप्रोकल स्पेस डायरेक्ट स्पेस से की कोई ज़रूरत नहीं है इन कंपैरिजन टू द डायरेक्ट स्पेस, जब ऑलरेडी डायरेक्ट स्पेस है तो इन रेसिप्रोकल स्पेस की क्या ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको लगने लगेगा कि नहीं, रेसिप्रोकल स्पेस ज़्यादा इजी है या ज़्यादा जरूरी है टू विजुलाइज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम लैटिस पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में, इस फिगर में यही दिखाया गया है कि अगर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं जो, तो इन सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स की इंफॉर्मेशन को हम एक लाइन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या इस प्लेन के नॉर्मल जो डायरेक्शन होगा वो रेसिप्रोकल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। और इंटरप्लेनर स्पेसिंग को इन्वर्स करते हुए अगर हम m/d010 लें तो इस वेक्टर का जो OR1 होगा, OR1 का जो लास्ट पॉइंट होगा, मतलब जो उसका टिप होगा, जो इस डिस्टेंस को शो करेगा, वो वहां पे जो पॉइंट हम लगाएंगे वो पॉइंट रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होते हैं। तो अगर कोई प्लेन HKL है तो उस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसको हम R*HKL से डिनोट करेंगे, और ये जो स्टार है वो रेसिप्रोकल स्पेस को शो करता है। और अगर कोई प्लेन HKL है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होगा उसको हम सिंपली HKL से डिनोट करेंगे और इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं होगा। तो ये रेसिप्रोकल वेक्टर की डेफिनेशन हुई। अब जो पिछले स्लाइड में फिगर था उसी फिगर को यहाँ पे थोड़ा और बड़ा करके दिखाया गया है ताकि और क्लियर हो जाए। और फिर इसमें कई पॉइंट्स यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट रखे गए हैं। तो चूंकि ये पैरेलल प्लेन्स हैं तो यहाँ पे D010 ये प्लेन्स जो है वो 010 प्लेन्स हैं। 010 प्लेन्स के बीच में अगर हम एक और बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे अगर हम एक और प्लेन रखें तो वो प्लेन 020 प्लेन होगा। अगर इन दो, अगर मान लीजिए ये 010 प्लेन्स का सेट है तो अगर हम इसके बीच में एक प्लेन और रखें बिल्कुल बीचों बीच पैरेलल प्लेन तो वो 020 प्लेन होगा। तो 020 प्लेन के करस्पॉन्डिंग अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट निकालें तो अब क्या होगा, दैट विल बी OR2। और OR2 क्या होगा, वो 2 टाइम्स, क्योंकि अगर यहाँ मिडिल में हम रखते हैं कोई प्लेन तो उनके बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होगी, उनके बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग हो जाएगी D010/2। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि D020 इज इक्वल टू D010 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में है। जो 020 प्लेन होगा वो बीच में होगा। बीच में क्यों होगा, क्योंकि जब वो मिलर इंडिसेस का प्रोसेस अगर आप ध्यान कीजिए तो वो B को बीच में जब कट करेगा, मतलब कि हाफ पे कट करेगा, और जब हम उसका इन्वर्स लेंगे हाफ का तो वो 2 आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो इंडेक्स होगा वो 020 हो जाएगा। तो उसका रिलेशन 010 से कैसा है, डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से अगर हम 1/3 पोजीशन पे एक प्लेन रखें तो उसके लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होगी, D030 की होगी D010 डिवाइडेड बाई 3।
तो इस तरह से ये इनमें रिलेशन है। इसलिए जब हम लैटिस पॉइंट निकालेंगे, मतलब कि लैटिस पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू 0 1 0 प्लेन, तो उसे हम लिखेंगे OR1 इज इक्वल टू M/D010। तो मान लीजिए वो ये वाला पॉइंट आ गया, ये जो रेड पॉइंट है ये OR1 को शो कर रहा है। और जब हम OR2 के लिए निकालेंगे, मतलब OR2 मतलब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो फिर ये D010 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और वो जो डिवाइडेड बाई 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो OR1 है उसका डबल हो जाएगा OR2। उसी तरह से जो OR3 होगा वो 3 टाइम्स OR1 हो जाएगा। तो इस तरह जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं जो इतनी जगह को घेरते हैं, उस सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग एक लाइन में पुट कर सकते हैं। और किस तरह से उन पे लैटिस पॉइंट रखेंगे, OR1, OR2, OR3, OR4 एंड सो ऑन। तो R1 किस पॉइंट को शो कर रहा है? जो R1 लैटिस पॉइंट है वो प्लेन को शो कर रहा है, 0 1 0 प्लेन को। उसी तरह से जो R2 है वो शो कर रहा है 0 2 0 प्लेन को, R3 शो कर रहा है 0 3 0 प्लेन को, और R4 शो कर रहा है 0 4 0 प्लेन एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो भी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं उनको हम एक लाइन में रख सकते हैं। और ये लाइन कैसी लाइन होगी? ये लाइन वो लाइन होगी जो कि इस प्लेन के नॉर्मल है। ये लाइन कौन सी है? यहाँ पे जो ये लाइन दिखाई गई है, ये लाइन कौन सी लाइन है? वो ये वाली लाइन है जो नॉर्मल टू AC प्लेन, AC प्लेन मतलब 0 1 0 प्लेन के नॉर्मल है, उसको हम B स्टार से शो करते हैं, B की जगह B स्टार से शो करते हैं। तो वो ये लाइन है, ये B स्टार को शो कर रहा है, और वहां पे हमने ढेर सारे लैटिस पॉइंट रखे हैं। तो ये वही वाली बात मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि अगर 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन है तो 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन को हम 1 डायमेंशन में रिड्यूस कर देते हैं अलोंग द लाइन, द सेम इंफॉर्मेशन। अब आपको ये भी पता ही होगा कि जैसे कोई 2 प्लेन है, तो 2 प्लेन, जैसे मान लीजिए एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, तो 2 प्लेन के बीच में जो एंगल होता है, ये जो एंगल बनेगा 2 प्लेन के बीच में, इस एंगल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ड्रॉन टू द प्लेन। मतलब कि दोनों प्लेन पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, जैसे ये मान लीजिए इस तरह से, अगर इसको देखें, जैसे ये अगर प्लेन है, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, तो हम इस पे अगर नॉर्मल, इनके बीच में मान लीजिए कोई एंगल है, सर्टेन एंगल है इनके बीच में, 2 प्लेन के बीच में कुछ एंगल है, तो वो एंगल थीटा है अगर, तो उस थीटा एंगल को अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, जैसे इसके ऊपर ये नॉर्मल ड्रॉ करें और दूसरे प्लेन के ऊपर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो दोनों नॉर्मल के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। तो 2 प्लेन को बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट है या ज़्यादा इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन 2 लाइन जो 2 नॉर्मल हैं वो वही इंफॉर्मेशन कंटेन करती हैं जो कि 2 प्लेन को अगर हम डायरेक्ट लैटिस में दिखाते हैं। तो डायरेक्ट लैटिस में जो इंफॉर्मेशन हम दिखाते हैं वो 2 डायमेंशनल होती है या 3 डायमेंशनल होती है, लेकिन जब हम रेसिप्रोकल स्पेस में दिखाते हैं तो उसका डायमेंशन रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसलिए रेसिप्रोकल लैटिस की इंपॉर्टेंस है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हैं, और ये जो B स्टार है ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। ये केवल हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे 0 1 0 लिया है। इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि मान लीजिए A और B एक्सिस को कंटेन करे, इस तरह का अगर एक प्लेन ड्रॉ करें जो A और B एक्सिस को कंटेन करे, तो उसके लिए जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके परपेंडिकुलर में जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल C स्टार होगा, क्योंकि वो A और B प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से अगर हम C और B प्लेन को लें और उसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करें, तो वो जो नॉर्मल होगा वो A स्टार होगा। तो इस तरह डायरेक्ट लैटिस में भी हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं A B C, और इनडायरेक्ट लैटिस या इनडायरेक्ट या रेसिप्रोकल लैटिस में भी हमारे पास 3 वेक्टर्स होते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर्स, जो A स्टार, B स्टार, C स्टार होते हैं। तो अब आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक रेसिप्रोकल लैटिस नेट बनाया गया है। इसके पहले की जो स्लाइड थी और उसमें जो भी फिगर था, उस फिगर में केवल एक लाइन दिखाया गया था जिसके अलोंग रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स अरेंज थे।
जो OR1 फिर R1 R2 R3 R4 की तरह था, और R1 बिलोंग करता है 010 को, R2 बिलोंग करता है 020 को, R3 बिलोंग करता है 030 को। तो अब इस फिगर में अगेन ये 2 डायमेंशनल पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं, ये ब्लैक पॉइंट्स डायरेक्ट लैटिस को शो कर रही हैं। डायरेक्ट लैटिस का मतलब ये ओरिजिन है, और ये A है, और ये B है। तो C एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल पैटर्न लिया गया है। तो ये जितने भी ये ब्लैक पॉइंट्स हैं, ये डायरेक्ट लैटिस को शो कर रहे हैं, जिसमें ये A डायरेक्शन है और ये B डायरेक्शन है। अब इस A डायरेक्शन और B डायरेक्शन को लेते हुए ये जो डायरेक्ट लैटिस है, इसमें अगर हम कुछ प्लेन्स ड्रॉ करें, तो चूंकि प्लेन्स जो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे वो लाइन की तरह शो होगा, मतलब वो प्लेन इस तरह का होगा, क्योंकि ये मतलब अगर हमारा बेस है, नोटबुक है, तो इस पे अगर हम कोई प्लेन ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह का प्लेन होगा। तो यहाँ पे जो हमें दिखेगी वो एक लाइन सी दिखेगी। जैसे ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ये 100 प्लेन को शो कर रही है, क्योंकि ये 1 A डायरेक्शन में 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है और B के पैरेलल है, C के भी पैरेलल होगा, इसलिए ये जो लाइन है, ये इस लाइन के अलोंग जो प्लेन होगा, मतलब ये जो लाइन है, अगर मान लीजिए ये लाइन इस तरह की है, तो इसके अलोंग ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन क्या है, 100 प्लेन को शो करेगा। उसी तरह से यहाँ पे इंटरसेप्ट 1 पे, B डायरेक्शन में 1 पे है, इसलिए ये जो प्लेन होगा जो कि A एक्सिस के पैरेलल है और C के भी पैरेलल होगा, ये 010 प्लेन को शो कर रहा है। और अगर हम एक दूसरी लाइन लें जिसमें कि इंटरसेप्ट इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, और इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन खींचे, जो ये वाली लाइन है, तो वो लाइन क्या शो कर रही है, 110 प्लेन को शो कर रही है। उसी तरह यहाँ पे कुछ और भी दिखाए गए हैं, जैसे ये 120 प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये जो लाइन है, इसके अलोंग जो भी प्लेन होगा वो 120 है। 120 क्यों है, क्योंकि इसमें A पे इंटरसेप्ट 2 है, A पे इंटरसेप्ट 2 है, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और जब फ्रैक्शन क्लियर करेंगे तो वो 120 मिलर इंडिसेस बन जाएगा। उसी तरह एक प्लेन और भी यहाँ शो किया गया है जो B एक्सिस पे 2 पे कट कर रहा है, तो वो 210 प्लेन को शो किया गया है। तो यहाँ पे ये कुछ प्लेन शो किए गए हैं। अब उन प्लेन्स पे फिर नॉर्मल ड्रॉ करना है और हमें उसका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बनाना है। तो जैसे अगर 100 प्लेन है, तो 100 प्लेन पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें उसी ओरिजिन से, मतलब जितने भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सेम ओरिजिन से से ड्रॉ करेंगे। तो ये ओरिजिन हमने पहले ही O चूज किया हुआ है, और ये 100 प्लेन है, तो 100 प्लेन पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ये नॉर्मल हुआ इसका, तो इसका जो भी इसका डायरेक्शन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे A स्टार, क्योंकि ये 100 पे है, इसलिए इसका जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा वो A स्टार, मतलब कि इनवर्स या रेसिप्रोकल वेक्टर है A स्टार। उसी तरह से अगर हम 010 प्लेन पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, ये नॉर्मल है फ्रॉम द सेम ओरिजिन, उसी ओरिजिन से ड्रॉ करना है, तो ये जो भी डायरेक्शन आएगा वो B स्टार डायरेक्शन आएगा। इसी तरह से अगर कोई 001 प्लेन होगा तो उस पे जो ड्रॉ करेंगे वो C स्टार होगा, लेकिन यहाँ पे हमने केवल 2 डायमेंशनल पैटर्न को शो किया है, इसलिए हम C की बात नहीं करेंगे। और अगर इस तरह ही अब हम इस डायरेक्शन में चलें, A स्टार डायरेक्शन में चलें, और A स्टार डायरेक्शन में अगर हम रेसिप्रोकल पॉइंट्स रखें, रेसिप्रोकल पॉइंट्स किस तरह से रखेंगे, जिसमें कि हम रखेंगे M/D 100, M/D 100, जो OR1 की वैल्यू थी पिछले फिगर में, वो वाली फिगर में। तो ये पहला पॉइंट हमारा बनेगा, पहला लैटिस पॉइंट बनेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लैटिस वेक्टर A स्टार। अब ये जो कैपिटल M है, वो कैपिटल M की वैल्यू अलग अलग थ्योरी के हिसाब से अलग अलग होती है। कहीं कहीं आप देखेंगे उसको 1 लिया जाता है, कहीं लैम्डा लिया जाता है, कहीं 2π भी लिया जाता है। तो आगे हम लोग M को आगे देखेंगे कि M की क्या वैल्यू हो सकती है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि इट इज M/D 100। तो ये पहला पॉइंट आ गया। फिर जब जो नेक्स्ट लैटिस पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो 200 प्लेन के लिए होगा, तो वो ये वाला पॉइंट हो गया। मतलब ये O है तो ये R1 है, फिर ये R2 है, फिर ये R3 है और ये R4 है। तो इस तरह से हमने OR1
OR2, OR3 और OR4 को, तो ये सारे लैटिस पॉइंट हो गए। उसी तरह से अगर हम 0 1 0 डायरेक्शन में जाएं तो वहां भी हमें इस तरह के लैटिस पॉइंट मिलेंगे जिनकी स्पेसिंग, पहले पॉइंट की स्पेसिंग क्या होगी, m/d 0 1 0, तो वो इसकी स्पेसिंग होगी। और ये भी मतलब हमने A स्टार डिफाइन कर दिया और हमने B स्टार डिफाइन कर दिया। तो अब अगर हम इसका भी हम नेट बना सकते हैं, जैसे रेसिप्रोकल, जैसे डायरेक्ट लैटिस में पूरा एक लैटिस नेट बन जाता है, उसी तरह से रेसिप्रोकल लैटिस में भी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट का नेट बनेगा, जिसे हम रेसिप्रोकल स्पेस कहते हैं या रेसिप्रोकल लैटिस कह सकते हैं, और वो भी यहाँ पे 2 डायमेंशन में ही है। तो अब जो ये वाला पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट ऑब्वियसली वो पॉइंट जो होगा वो 110, मतलब कि वो 110 प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये 110 प्लेन है, तो अगर 110 प्लेन के हम परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। 110 प्लेन के परपेंडिकुलर हम जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो 110 प्लेन मतलब 110, देन 220 एंड 330, ये पैरेलल प्लेन्स होंगे, और इनके लिए जो भी पॉइंट्स आएंगे रेसिप्रोकल पॉइंट्स, आपको मैं फिर से याद दिला रही हूँ कि अगर कोई प्लेन HKL लिखा जाता है विद इन द स्मॉल ब्रैकेट, तो उसका जो लैटिस पॉइंट होता है उसको हम सिंपली HKL से डिनोट करते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्या है, ये 100 है, ये 200 है, 300 एंड 400, ये लैटिस पॉइंट्स हैं। और इस डायरेक्शन में पहला पॉइंट क्या होगा, 010, 020, 030, 040। और अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पहला पॉइंट क्या है, 110, देन 220 एंड देन 330। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट को बोला, 6, 11 और 16, 6, 11 एंड 16 पॉइंट को हमने बोला है। तो 6 को देखिए 110 हो गया, और फिर 6 के बाद 11, तो 11 220 हो गया, और फिर 16, तो 16 क्या हुआ, वो 330 हो गया। तो इस तरह से ही हम पॉइंट्स को डिजिग्नेट करते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसका डिजिग्नेशन क्या होगा, इसका डिजिग्नेशन होगा 210, 210। तो 7th को देखिए ये है 210। उसी तरह से 10th पॉइंट का डिजिग्नेशन क्या होगा, ये A स्टार में 1 है और B स्टार के डायरेक्शन में ये 2 है, तो ये 120 होगा। ये जो 10th पॉइंट है ये होगा 120। ऐसे कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे ये 15 पॉइंट है, तो 15 पॉइंट A स्टार में 2 है और B स्टार में ये 1 2 3 मूव कर गया, तो इसका क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, इसका नोटेशन हो जाएगा 230। तो 15 को देखें तो 15 है 230। तो इस तरह से इसको इंडेक्स किया जाता है। और ये जितने भी पॉइंट्स होंगे HKL रेसिप्रोकल पॉइंट्स जो भी होंगे, वो अपने काउंटर पार्ट जो उनका प्लेन होगा HKL, उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या उसके नॉर्मल पे वो दिखाए जाते हैं या वहीं पे वो सिचुएटेड होते हैं। तो चूंकि हमने यहाँ पे 2 डायमेंशनल पैटर्न लिया था, तो इसका जो भी रेसिप्रोकल स्पेस है वो भी 2 डायमेंशनल स्पेस आया है। अब चूंकि जो डायरेक्ट लैटिस होता है वो डायरेक्ट लैटिस 3 डायमेंशनल होता है, तो अगर हम 3 डायमेंशनल लैटिस का रेसिप्रोकल स्पेस लेंगे तो नेचुरली वो भी 3 डायमेंशनल ही होगा। तो रेसिप्रोकल स्पेस तो 3 डायमेंशन में होगा, लेकिन रेसिप्रोकल स्पेस में बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो 3 डायमेंशन, डायरेक्ट लैटिस की इंफॉर्मेशन हमें 2 डायमेंशन में मिल जाती है। तो इसको फिर हम लोग आगे भी देखेंगे। तो अभी तक हमने आपको क्या बता दिया, अभी तक हमने आपको ये बता दिया कि अगर डायरेक्ट स्पेस है, डायरेक्ट स्पेस मतलब कि जो भी हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, तो डायरेक्ट स्पेस का उसमें 3 वेक्टर्स होंगे जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर होते हैं ABC। तो ABC वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स होंगे जो A स्टार, B स्टार और C स्टार होंगे। और A स्टार, B स्टार, C स्टार किस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, वो क्रमशः 100, 010 एंड 001 प्लेन के नॉर्मल होंगे। वो डायरेक्शन A स्टार, B स्टार, C स्टार होते हैं। और अगर A स्टार के डायरेक्शन में हम पॉइंट्स को पुट करें, वो पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से, जो पहला पॉइंट होगा वो होगा m/d 100, फिर 2m/d 200,
100 ही होगा अगर हम, क्योंकि हमने उसको ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरह से ये OR1 OR2 ये जो पॉइंट्स बनेंगे वो A स्टार के डायरेक्शन में लैटिस पॉइंट कहे जाएंगे। उसी तरह से B डायरेक्शन के अलोंग भी ढेर सारे लैटिस पॉइंट होंगे, और अगर हम उसको पूरा भर दें लैटिस स्पेस को तो बहुत सारे लैटिस पॉइंट होंगे। जितने प्लेन्स हैं हर प्लेन्स के करस्पॉन्डिंग एक लैटिस पॉइंट होगा, और जिस तरह से डायरेक्ट लैटिस में 3 डायमेंशन होता है उसी तरह से रेसिप्रोकल स्पेस में भी 3 डायमेंशन होता है, क्योंकि वी हैव 3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स A स्टार, B स्टार एंड C स्टार। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। और एक कॉमन सी बात यह है कि अगर कोई प्लेन HKL है तो उसका जो लैटिस पॉइंट होगा दैट लैटिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय HKL विदाउट एनी ब्रैकेट, विदाउट एनी कॉमा। और जो उसका जो नॉर्मल होगा, अगर HKL प्लेन है तो उसका जो नॉर्मल होगा R स्टार विथ सफिक्स HKL, R स्टार HKL से उसे हम डिनोट करते हैं। प्लेन्स ऑफ जोन, तो प्लेन्स ऑफ जोन क्या होते हैं? अब हम बात करेंगे प्लेन्स ऑफ जोन की। और प्लेन्स ऑफ जोन मतलब कि ढेर सारे प्लेन्स जो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ढेर सारे प्लेन्स लेकिन वो एक कॉमन एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ये वाला प्लेन देखिए, तो ये जो प्लेन है ये इस एक्सिस के पैरेलल है। उसी तरह से अगर हम एक दूसरा प्लेन ले, ये प्लेन ले, तो ये वाला जो भी प्लेन है वो भी इस एक्सिस के पैरेलल है। तो एक कॉमन एक्सिस अगर हम डिफाइन कर दें और उस कॉमन एक्सिस के पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे उन सारे प्लेन्स का जो समूह होता है उनको हम प्लेन्स ऑफ जोन कहते हैं। और ऐसे में ये जो एक्सिस डिफाइन होती है, जो पैरेलल एक्सिस होती है, उसको जोन एक्सिस कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये प्लेन्स हैं, ढेर सारे ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं। फिर वैसे ही सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे प्लेन हम लेंगे तो वो भी होंगे। अगर हम इस तरह से रखें तो इस तरह के जो प्लेन्स होंगे तो वो भी हो सकते हैं। तो इस तरफ मतलब ये जो एक कॉमन एक्सिस है, ये एक कॉमन एक्सिस है, इस कॉमन एक्सिस के पैरेलल जितने भी प्लेन्स हैं, जैसे ये वाले प्लेन्स हो गए या फिर ऐसे वाले प्लेन्स हो गए, या इसको आगे अगर हम ले जाएं तो इस तरह के जो प्लेन हुए, या कि मान लीजिए जो टिल्टेड प्लेन्स हैं इस एक्सिस के पैरेलल, ऐसे ढेर सारे प्लेन्स हो गए। उसी तरह से अगर हम इधर टिल्ट कर दें तो जो प्लेन्स होंगे, तो जितने भी प्लेन्स होंगे जो इस एक्सिस के पैरेलल हैं, इन सारे प्लेन्स का जो समूह होता है या जो ग्रुप होता है उसको प्लेन्स ऑफ जोन कहा जाता है। और वो जो कॉमन एक्सिस होती है उसको जोन एक्सिस कहते हैं, जिसे UVW से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। ये जब हम लिखेंगे इसे तो UVW जो 3 इंटीजर्स हैं ये, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये जोन एक्सिस कहलाता है। ये डायरेक्शन का मतलब कि डायरेक्शन को शो कर रहा है, UVW रिटन इन दी स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारे प्लेन्स जिनका जो इंटरसेप्ट है वो एक, या जो इंटरसेप्टिंग एज है वो अलोंग द कॉमन डायरेक्शन है। जैसे ये है, ये प्लेन और ये प्लेन, अगर इन दो प्लेन को कट किया जाए तो उनका जो इंटरसेप्टिंग एज होगा वो इसी के अलोंग होगा, तो ये इंटरसेप्टिंग एज है। उसी तरह से एक ये बड़ा वाला अगर रेड ले लें और ये छोटा वाला रेड ले लें, तो ये जो दो रेड प्लेन्स हैं इन दोनों प्लेन्स को भी अगर जब वो इंटरसेप्ट करेंगे, ये दोनों प्लेन जब इंटरसेप्ट करेंगे तो उनका भी जो इंटरसेप्टिंग एज होगा वो इसी के अलोंग होगा। तो हम इस तरह से भी प्लेन ऑफ जोन को डिफाइन कर सकते हैं कि वो सारे प्लेन्स जिनका इंटरसेप्टिंग जो एज वो सेम डायरेक्शन में है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल द प्लेन्स विच आर पैरेलल टू अ कॉमन एक्सिस। तो दोनों तरह से डिफाइन करेंगे, उनको हम प्लेन्स ऑफ जोन कहते हैं और उस एक्सिस को हम जोन एक्सिस कहते हैं। अब ये जो जोन एक्सिस होती है वो जोन एक्सिस इन सारे फैमिली जितने भी प्लेन्स हैं उन सारे प्लेन्स के पैरेलल होगी। तो उनमें एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है कि अगर ये प्लेन्स का इंडेक्स HKL है तो, और जो जोन एक्सिस है जिसको हम UVW से रिप्रेजेंट किए हैं, तो UH प्लस VK प्लस WL इज इक्वल टू 0 होगा। सो दिस इज दी वीस लॉ, इसको वीस लॉ कहते हैं, और इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, आगे चल के कभी डिराइव भी करेंगे। तो ये अगर ये जैसे मान लीजिए HKL प्लेन है और ये जोन एक्सिस है UVW,
तो इनका जो UH प्लस VK प्लस WL वो 0 होगा। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो HKL प्लेन है, HKL प्लेन के अगर हम रेसिप्रोकल वेक्टर ड्रॉ करें जिसको हम R स्टार HKL कहते हैं, तो वो HKL प्लेन के नॉर्मल होगा, तो वो एक नॉर्मल वेक्टर है, मतलब R स्टार HKL एक नॉर्मल वेक्टर है और UVW के परपेंडिकुलर होगा। तो UVW जो वेक्टर होगा, UVW कौन सा वेक्टर हुआ, ये UA प्लस VB प्लस WC, ये इसका डायरेक्शन इस तरह से डिफाइन होगा, UA प्लस VB प्लस WC। वो जो वेक्टर है वो डायरेक्ट लैटिस का वेक्टर है और जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया वो दोनों मतलब R स्टार HKL वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, मतलब cos 90 आएगा तो 90 cos 90 0 होता है। तो ये जो लॉ है वो वहीं से डिफाइन होता है या वहीं से डिराइव होता है कि जो दो वेक्टर हैं, मतलब एक हो गया रेसिप्रोकल वेक्टर RHKL और दूसरा वेक्टर ये जोन एक्सिस का जो वेक्टर है UVW वाला, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इसलिए उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। और जब आप डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो फिर वो यही आएगा UH प्लस VK प्लस WL इज इक्वल टू 0। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल में मान लीजिए ये जो प्लेन है ये कोई 110 प्लेन है, 110 प्लेन है और 110 प्लेन है तो वो किसके पैरेलल होगा, 110 प्लेन C एक्सिस के पैरेलल होगा, 001 के डायरेक्शन के अलोंग पैरेलल होगा। तो ये 110 प्लेन है और UVW 001 है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो वो यही आएगा। हाँ हेलो, हाँ हाँ अभी कर रहे हैं थोड़ी देर बाद, ठीक ठीक। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो 1 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया और 0 इंटू 1 0 हो गया, तो ये वाली कंडीशन यहाँ भी फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, इसको हम प्लेन्स ऑफ जोन कहते हैं। अब प्लेन्स ऑफ जोन क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लेन्स ऑफ जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा इस प्लेन्स ऑफ जोन का, ये जो जितने भी प्लेन्स हैं यहाँ पे जो इस जोन एक्सिस के पैरेलल हैं या प्लेन्स ऑफ जोन हैं, तो इन सारे प्लेन्स का जो रेसिप्रोकल स्पेस बनेगा वो एक प्लेन होगा और वो प्लेन कैसा होगा, वो प्लेन जोन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको आप इस तरह से समझ भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, तो अगर सेट ऑफ ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा और फिर इस पे हम ढेर सारे पॉइंट्स रखेंगे, मतलब लैटिस पॉइंट, जैसे R1 R2 R3 R4 इस तरह से ढेर सारे लैटिस पॉइंट रखेंगे। वैसे अगर हम कोई दूसरा प्लेन लें जो इस तरह का प्लेन्स है और यहाँ भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें और फिर यहाँ भी हम ढेर सारे पॉइंट रखेंगे, उसको मान लीजिए P1 P2 P3 P4 इस तरह से बोल सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी ये प्लेन्स हैं जो प्लेन्स ऑफ जोन है, इन पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें और उन पे हम लैटिस पॉइंट रखें तो वो जो पूरा प्लेन बनेगा वो प्लेन कैसा होगा, वो प्लेन जोन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर हमने ढेर सारे प्लेन ड्रॉ किए तो ये सारे प्लेन क्या हैं, ये 3 डायमेंशनल पैटर्न को शो कर रहे हैं। तो ये जो 3 डायमेंशनल पैटर्न है इन द डायरेक्ट लैटिस, अगर हम उसको रेसिप्रोकल में ले जाएं तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक 2 डायमेंशनल पैटर्न में रेसिप्रोकल स्पेस के टर्म में या रेसिप्रोकल लैटिस नेट के टर्म में हमें मिल जाएगी। और वो डायरेक्शन या वो प्लेन कैसा होगा, वो प्लेन इन सारे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या इस जोन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए रेसिप्रोकल लैटिस नेट की ये इंपॉर्टेंस होती है या इसकी हम कह सकते हैं कि उसकी सार्थकता होती है कि वो 3D इंफॉर्मेशन को 2D में बता देता है और 2D की इंफॉर्मेशन को 1 डायमेंशन में रिड्यूस कर देता है, तो उसको विजुलाइज करना ज़्यादा इजी होता है। जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या जैसे हमने बिल्कुल पहली स्लाइड में आपको बताया कि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं टू नो कि ये जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है वो सही है या नहीं है। अगर नोन मटेरियल है और अगर अननोन मटेरियल है तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है। तो किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 6 पैरामीटर्स चाहिए, ए बी सी की वैल्यू और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। अल्फा बीटा गामा क्या है, वो एंगल है, तो एंगल बिटवीन दी
एक्सिस। तो इसलिए अगर दो प्लेन के बीच का कोई एंगल है तो वो सेम ही होता है जो दो नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो इस तरह से हम अगर डायमेंशंस को रिड्यूस कर दें रेसिप्रोकल स्पेस में तो भी हमें सेम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वही सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई है वो सब बातें ही यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस तरह से जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर में हम लोगों ने रेसिप्रोकल स्पेस को इंट्रोड्यूस किया कि रेसिप्रोकल स्पेस क्या होता है, फिर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं और रेसिप्रोकल लैटिस नेट क्या होता है। रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब हुआ ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, या फिर अगर कोई प्लेन HKL है तो उसका जो नॉर्मल हुआ R स्टार HKL, वो एक रेसिप्रोकल वेक्टर है। और जब इन वेक्टर्स के अलोंग में हम m/d HKL इन जनरल DHKL जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसका रेसिप्रोकल के बराबर उन डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट्स रखते हैं तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स होते हैं। और अगर हम ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार तीनों एक्सिस को लें और तीनों एक्सिस को एक साथ लेने के बाद अगर हम उन पे हर डायरेक्शन में रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स रख दें तो जो पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर रेसिप्रोकल लैटिस नेट कहलाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कि डायरेक्ट लैटिस में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं या लैटिस पॉइंट्स होते हैं, उसी तरह से रेसिप्रोकल स्पेस में भी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स होते हैं। और इनकी उपयोगिता ये है कि ये 3 डायमेंशन की इंफॉर्मेशन को 2 डायमेंशन में ट्रांसफर कर देते हैं, 2 डायमेंशन की इंफॉर्मेशन को 1 डायमेंशन में ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी वजह से इसको विजुलाइज करना और इसको इमेजिन करना ज़्यादा आसान होता है। तो अभी तक जो हमने विजुलाइजेशन बताया वो ज्योमेट्रिकल विजुलाइजेशन की बात थी, लेकिन जब हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, चाहे वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न हो, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न हो या वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न हो, वो हमेशा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो रेसिप्रोकल स्पेस में होता है और वो हमें मदद करता है कि हम किसी मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे जान सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और अगली बार हम रेसिप्रोकल स्पेस में ही ज्योमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।